हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप न्यू एक्टिवा लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि आपको न्यू एक्टिवा बाय करनी चाहिए या नहीं, और न्यू एक्टिवा बाय करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना पर्सनल और ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा। मैंने 3 महीने पहले एक न्यू एक्टिवा बाय की थी, जो अब तक 1600 किलोमीटर के करीब चल चुकी है और इसकी फ़र्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। इस दौरान मेरा एक्टिवा के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा और कौन सी ऐसी चीज़ें मैंने इसमें नोटिस की जिनमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी कुछ अच्छी चीज़ों से। सबसे पहले नंबर पर आती है इसकी एवरेज। 2020 में आई एक्टिवा 6G और उसके बाद आए मॉडल्स की एवरेज में बहुत सुधार किया गया है। इसमें मुझे 40 से 55 तक की एवरेज आसानी से मिल जाती है। दूसरे नंबर पर आती है इसकी लुक्स। इसकी लुक्स भी बहुत बेटर कर दी गई है और ग्रे मैट कलर लो मेंटेनेंस की वजह से सबका फेवरेट बनता जा रहा है। तीसरे नंबर पर आता है इसके ट्यूबलेस टायर्स। ट्यूबलेस टायर्स होने की वजह से इसमें पंचर होने पर एकदम से हवा बाहर नहीं निकलती और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय आसानी से मिल जाता है, और इसका पंचर भी टायर वाले सिर्फ 2 मिनट में बना देते हैं। चौथे नंबर पर आती है इसकी स्मूथनेस। मुझे होंडा एक्टिवा की स्मूथनेस मार्केट की बाकी सारी गाड़ियों से बहुत बेटर लगी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक्टिवा में ये सब इतना अच्छा है तो इसमें कोई कमी रह ही कहाँ गई। तो फ्रेंड्स, इंडिया में मेन होंडा टू व्हीलर की मेन पहचान और शान एक्टिवा से ही है, बट हर चीज़ में कभी ना कभी मॉडिफिकेशन और चेंजेस के साथ कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती रहती है। तो मेरे एक्सपीरियंस की शुरुआत करते हैं जब मैं न्यू एक्टिवा बाय करने के लिए शोरूम पहुंचा। तो मैंने सबसे पहले एक्टिवा 110 सीसी स्टैंडर्ड मॉडल की टेस्ट ड्राइव ली। टेस्ट ड्राइव के दौरान मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इंजन या क्लच चैम्बर में से जो साउंड आता है वो थोड़ा ज़्यादा है और हैंडल भी एक तरफ को खींच रहा है। तो मैंने दूसरी न्यू एक्टिवा 110 सीसी डीलक्स मॉडल ट्राई की। एक्टिवा स्टैंडर्ड मॉडल और डीलक्स मॉडल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ हेडलाइट का फ़र्क होता है। जो स्टैंडर्ड मॉडल होती है उसमें येलो लाइट मिलती है और डीलक्स मॉडल में आपको वाइट एलईडी लाइट मिलती है। इस बार ये वाली एक्टिवा मुझे बहुत स्मूथ लगी और इसकी साउंड भी पहले वाली से बहुत कम थी और इसका हैंडल भी ठीक ही फील हुआ। तो फाइनली मैंने ये 95,000 के करीब विद एसेसरी बाई कर ली। तकरीबन एक हफ्ते के बाद इसका हैंडल बहुत अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गया। ट्रैफिक में तो इसे संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। इसकी हैंडलिंग बहुत हैवी हो गई थी और पूरी स्कूटी लेफ़्ट राइट होनी शुरू हो गई थी। मैंने इसके रिगार्डिंग होंडा के सर्विस सेंटर विज़िट किया, बट उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। पर मेरी स्कूटी की ये प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज़ होती गई और बस फिर क्या था, 1.5 महीना मैंने होंडा के सर्विस सेंटर के चक्कर काटे, बट उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। और जब भी मैं सर्विस सेंटर विज़िट करता था वहाँ अक्सर मुझे एक्टिवा में मिसिंग की प्रॉब्लम को लेकर कुछ कस्टमर्स कंप्लेंट करते हुए दिखाई देते थे। किसी की स्कूटी गर्म होके बंद हो रही थी और किसी की एक्सीलेटर देने पर भी रेस नहीं पकड़ रही थी। सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम्स मुझे वहाँ देखने को मिली। तो अब वापस अपनी एक्टिवा की तरफ चलते हैं। और फिर मैं अपनी एक्टिवा को होंडा के किसी दूसरी सर्विस सेंटर पर ले गया और उन्होंने सिर्फ एक दिन में इसकी हैंडलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी। जिस सर्विस सेंटर से मेरी एक्टिवा ठीक नहीं हुई थी, मैंने उन्हें इस रिगार्डिंग फीडबैक भी दिया, शायद वो इस चीज़ को इम्प्रूव भी करें। और इसके कुछ दिनों बाद मेरी एक्टिवा में भी मिसिंग की प्रॉब्लम आने लगी। ये भी रेस देने पर बीच बीच में रेस उठा ही नहीं रही थी। तब मेरी एक्टिवा की फर्स्ट सर्विस का टाइम भी आ गया था और इसकी नंबर प्लेट भी इशू हो चुकी थी। तो मैंने इसे सर्विस सेंटर को सर्विस करने के लिए दे दिया और सारी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करवा दी, और अगले ही दिन मुझे मेरी एक्टिवा फिर से ठीक होकर वापस मिल गई। बट ये सब सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी एक्टिवा के रियर व्हील के पास से अजीब सा नॉइज़ आना शुरू हो गया। ये नॉइज़ मैं एक जगह से ठीक करता था तो किसी दूसरी जगह से शुरू हो जाता था। मुझे तो ड्राइव करते समय कई बार ऐसी फीलिंग आती थी कि शायद मैंने कोई सेकेंड हैंड स्कूटी बाय की है और इसमें अभी कुछ काम करवाना भी बाकी है। तो फाइनली ये नॉइज़ किसी एक जगह से नहीं था, ये नॉइज़ 3 से 4 अलग-अलग जगह से आ रहा था। इन सारी नॉइज़ प्रॉब्लम्स पर मैंने 2 अलग से वीडियो बनाई हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि अगर आप भी न्यू एक्टिवा बाय करने वाले हो तो सकता है कि आपको भी उसमें नॉइज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, और इन वीडियो की हेल्प से आप उसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई और रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको ये वीडियोस ईज़िली मिल जाएँ।
ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। तो अब शेयर करते हैं मेरे ही एक फ्रेंड, जिसे हम इस वीडियो में राजीव के नाम से बुलाएंगे, उसका एक्सपीरियंस। उसने भी कुछ टाइम पहले एक न्यू एक्टिवा बाय की थी। बाय करने से पहले उसने भी एक्टिवा की टेस्ट ड्राइव ली। जहां उसने टेस्ट ड्राइव ली वो मेन रोड थी और वहां अक्सर बहुत ट्रैफिक रहता था। उसे एक्टिवा ठीक लगी और उसने वो बाय कर ली। बट जैसे ही वो एक्टिवा लेकर घर के लिए निकला, मेन रोड क्रॉस करते ही गलियों तक पहुंचा, उसे तभी स्कूटी में से अब नॉर्मल नॉइज़ आता फील हुआ। तो उसने उसी समय वापस जाकर उसे चेक करवाया। तो उससे सर्विस सेंटर या फिर होंडा के शोरूम के द्वारा यही कहा गया कि ये नॉइज़ न्यू की वजह से है और कुछ टाइम चलाने के बाद अपने आप से ही ठीक हो जाएगा। तो उसने 300 किलोमीटर तक स्कूटी चलाई और फील किया कि उसकी स्कूटी में से अब नॉर्मल नॉइज़ अभी भी आ रहा है और पिकअप भी कम है। इन सारी चीज़ों को श्योर करने के लिए उसने मेरी स्कूटी चलाकर देखी। मेरी स्कूटी उस समय बिल्कुल ठीक थी और मैंने भी उसकी स्कूटी चलाई। मैंने उसकी स्कूटी चलाते समय सबसे पहले नोटिस किया कि उसकी स्कूटी हर बार हल्के से खड्डे में जाते ही ठन ठन करके आवाज़ कर रही थी और ये नॉइज़ ऐसा लग रहा था कि जैसे गियर बॉक्स में से आ रहा है। दूसरा तो वही नॉइज़ प्रॉब्लम्स जो मुझे मेरी एक्टिवा में भी फील हुई थी, जिस पे मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। तीसरा, इसकी पिकअप मेरी स्कूटी से सच में मुझे थोड़ी कम लगी। और चौथा, इसका क्लच चैम्बर तो स्टार्टिंग के टाइम पर बीच बीच में बिल्कुल अलग ही नॉइज़ करता था और चलते टाइम भी क्लच चैम्बर से कुछ ऐसी घी घी की आवाज़ें जो आती हैं, वो भी साउंड जो था नॉर्मल से ज़्यादा लगा मुझे। इस सब के बाद उसने भी सर्विस सेंटर के चक्कर काटे और फाइनली एट द एंड जब तसल्ली नहीं हुई तो उसने स्कूटी ही सील कर दी। और उस स्कूटी का बायर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से था। उसने इन सब चीज़ों को ना तो नोटिस किया और ना ही कोई परवाह की। और अब स्कूटी की ये सब प्रॉब्लम्स टाइम के साथ अपने आप रिजॉल्व हुई या नहीं, इस बारे में फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। तो अब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी न्यू एक्टिवा बाय करने से पहले अच्छे से टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। टेस्ट ड्राइव करते समय आपको जिन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है, उसमें सबसे पहले आता है इसका इंजन और क्लच चैम्बर का नॉइज़। इसके लिए आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली सड़क को अवॉइड करें ताकि आप एक्टिवा के इंजन और क्लच चैम्बर में से आने वाली साउंड को अच्छे से सुन सकें। दूसरे नंबर पर आता है इसका गियर बॉक्स नॉइज़। स्कूटी को अनइवन रोड पर भी चलाकर देखें कि कहीं छोटे छोटे खड्डे में से निकलते समय हर बार इसके गियर बॉक्स या कहीं और से एबनॉर्मल नॉइज़ तो नहीं आ रहा। तीसरे नंबर पर आता है पिकअप। स्कूटी को हल्की सी रेस देकर पिकअप भी ज़रूर चेक करें। चौथे नंबर पर आता है इसका हैंडल। स्कूटी की हैंडलिंग भी अच्छे से चेक करें कि कहीं वो हैवी, अनकंफर्टेबल या एक तरफ को खींच तो नहीं रहा। पाँचवें नंबर पर आता है इसकी फ़िज़िकल कंडीशन। स्कूटी पर स्क्रैचेस और डेंट वगैरह भी अच्छे से चेक कर लें। मेरी स्कूटी पर शुरू से ही माइनर डेंट था, बट वो ज़्यादा विजिबल नहीं था, इसलिए मैंने उसे वैसे ही रहने दिया और ज़्यादा परवाह नहीं की। अगर आपको किसी भी चीज़ पर कोई भी डाउट होता है तो बिना झिझक के किसी और दूसरी एक्टिवा की टेस्ट ड्राइव लें, कंपेयर करें, क्योंकि आपने भी एक्टिवा के लिए पैसे बहुत मेहनत से ही जोड़े होंगे। और इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी तसल्ली होने के बाद ही एक्टिवा बाय करें।